सभी को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी मेंस 2025 के अभी पेपर चल रहे हैं और जीएस 3 आज अभी पेपर जस्ट हुआ ही है। आपके लिए बिल्कुल समय पे लेकर आ गया हूँ और इसका विश्लेषण करते हैं जीएस 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। और यदि आप अभी बिगनर्स हो, आंसर राइटिंग करना चाहते हो, तो हमारा जीएस 3 की जो आंसर राइटिंग है वो अभी 2 दिन बाद शुरू हो रही है। अभी जैसे हमने GS1 कंप्लीट करवा दिया है, अब हम GS 3 करेंगे। उसके बाद में उसमें GS 2 आएगा, GS 4 आएगा और ऐसे राइटिंग आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना आंसर राइटिंग का। कल GS1 का पेपर देखने के बाद हमारी दिशाएं हमें खुद को पता लगी कि हम क्या कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आंसर राइटिंग के बैच अभी भी उसमें एडमिशन ओपन है। आप देखना अपने ऐप पे जाके, ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे ऐप है, लिंक नीचे है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक HDI तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में भेद कीजिए। ये बिल्कुल टेक्निकल है। HDI आप जानते हो, ह्यूमन विकास डेवलपमेंट जो इंडेक्स आता है, UNDP का जो इंडेक्स आता है, उसमें कई मानक है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ये कई सारे मानक है ना उसमें आय को लेकर। और एक है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इनके बीच में दोनों में भेद करना है जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है। HDI के जो 3 मानक है वो लिखने, इनके जो मानक है उनको मानकों को लिखना है। शुरू में आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, भारत की भी रैंक कौन सी चल रही है, 193 देशों में लगभग 130 के आसपास कौन सी रैंक चल रही है, वो उससे इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंटली जो मानव विकास सूचकांक आया है, HDI जो इंडेक्स आया है, उसमें भारत की ये रैंक है। इसका भी आपको पता हो तो इसकी रैंक भी आप लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन कैसा होगा, डेटा वाला इंट्रोडक्शन होगा। अब मेन पार्ट है क्वेश्चन की डिमांड को समझना। जैसे बॉडी पार्ट जैसे हम शुरू करेंगे तो विशेष संदर्भ में करना है, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, दोनों की तुलना करो कि इसके अंदर ये, इसमें हम फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे HDI है तो HDI का आप इसमें हम लेते हैं, जैसे एक मानक शिक्षा का लेते हैं, एक स्वास्थ्य का लेते हैं, है ना, ऐसे जीवन प्रत्याशा वगैरह स्वास्थ्य का लेते हैं। एक जैसे आय को लेकर भी लिखते हैं, उसमें और भी उसके मानक है, मेन मानक कंपोनेंट ऐसे लेते हैं ना, मोटा मोटी आप लिखते हो जैसे HDI का। उसी प्रकार इसको फ्लो चार्ट बना के लिख दो। जैसे शिक्षा में क्या होता है, कितना मतलब शिक्षा का जो इनरोलमेंट रेशियो है। स्वास्थ्य में ये देखते हैं कितना मतलब जीवन प्रत्याशा, कितनी उसकी आयु जो होने वाली है। आय में जैसे PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो देखते हैं। ऐसे करके आप देख सकते हो। उसी प्रकार इसको दिखा सकते हो आप, नॉर्मली फैक्चुअल दिखा सकते हैं हम थोड़ा सा। उसके बाद मेन चीज़ है ये, दोनों में तुलना कर दी, भेद करना है, तुलना कर दी। अब है जो IHDI को समावेशी समृद्धि का बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है, IHDI को, इसके अंदर बहुत सारी आपको अब गहराई में बात करनी है। आप चाहो तो थोड़ा HDI का भी तुलना कर सकते हो कि उसमें ये कमी थी और इसमें ये फायदा है। तो समावेशी, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। समावेशी समृद्धि, आप देखो टॉपिक देखोगे, इकोनॉमी का जो सिलेबस है, टॉपिक देखोगे, उसमें पहले वाले टॉपिक में लिखा हुआ है समावेशी समृद्धि, समावेशी विकास या समावेशी ग्रोथ, उसके बारे में लिखा है। ये तो वहाँ से पूछा गया है। इसका मतलब आगे जब भी तैयार करोगे, जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, इंडेक्स होता है, पहले ही तैयार करके रखना। जैसे हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो मैं बच्चों को पहले ही बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आपको डालना ही रिपोर्ट ही है, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो या महिलाओं के लेकर जेंडर इश्यूज को कोई रिपोर्ट हो, जैसे GGP आती है, जेंडर गैप रिपोर्ट जो आती है, उसको लेकर बात कर सकते हो। या नीति आयोग की जैसे गरीबी को लेकर आता है, तो नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसको लेकर क्या बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन UPSC ने उसी फॉर्म में पूछा है। बस GS 3 में थोड़े से नंबर ध्यान रखना, ज़्यादा इसलिए आप ला सकते हो यदि आपके पास डेटा अच्छे हो। आप चाहे जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, या करंट में जो हैपनिंग चलता है उसको लेकर करते हो, तो आपका दिशा होगी। इसका मतलब हम तैयार है उस चीज़ को लेकर। आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो पहले से। जैसे समावेशी समृद्धि अपना टॉपिक लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट शामिल होते हैं, कौन कौन से इंडेक्स चल रहे हैं, वर्तमान इंडेक्स कौन से चल रहे हैं, जैसे इस इंडेक्स की बात की जा रही है, उसको लेकर आप बात कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां हैं। अब देखो क्वेश्चन की मेन डिमांड ऐसे पकड़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये कीवर्ड है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इनके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, ये कीवर्ड है, तो इनको जोड़ देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, अब अपन अर्थव्यवस्था की बात कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की बात कर सकते हैं। तो इसको लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हम कई बार बात करते हैं ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की बात करें, तो अभी क्या चुनौतियां हमारे सामने है। हम जानते हैं कि हमारा समावेशी विकास, GDP जो हो रही है उतनी समावेशी नहीं है। या हम कह सकते हैं जैसे हमारा चालू खाता घाटा ज़्यादा है, हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा आयात कर रहे हैं, निर्यात हम कम कर रहे हैं, तो चालू खाता घाटा को लेकर बात कर सकते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था की और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप कह सकते हो जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो उतना अच्छा नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देखें तो वैसे भी हमारे साथ संकट है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं सप्लाई चेन को लेकर बात कर सकते हैं। जैसे विशेषकर आने वाले वक्त में इकोनॉमी किस पर डिपेंड करेगी, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, ये चिप वगैरह हो गई, आधुनिक जो चीज़ें हैं, सप्लाई चेन होगी, इन पर डिपेंड करेगी। एक नहीं, होलिस्टिकली आपको बात करनी है। अर्थव्यवस्था को लेकर बेसिक चुनौतियों की बात करनी है। हम जैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, GDP की बात करें, तो यहाँ पर जितना हम
दक्ष होनी चाहिए। जैसे चाइना कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन करता है, यहाँ पे हम हमारे साथ अभी दिक्कतें हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, कुशल मानव संसाधन की बात कर सकते हो, सरकार की योजनाओं की बात कर सकते हो, नीति की बात कर सकते हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हो, सप्लाई चेन बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट इसमें चुनौतियों में शामिल होने वाले हैं। जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद, देखो आजकल जैसे आप अमेरिका की बात करो या अन्य देशों की बात करो, वो अपने देशों के हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं, इवन भारत के ऊपर भी कितना दबाव डाल रहे हैं। ये आया क्वेश्चन करंट अफेयर से, कई बार टर्म क्या बोलते रहते हैं आपने देखा होगा। तो जहाँ एक तरफ आज संरक्षणवाद था द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है, मतलब द्विपक्षीय मतलब एक दूसरे के साथ संबंध, मल्टी संबंध नहीं। जैसे WTO का काम क्या है, वैश्विक व्यापार को कैसे वो संरक्षण दे, और विश्व के मतलब बहुधुरीता बोल सकते हो या बहुपक्ष के देख सकते हो कि सभी देशों के जो व्यापार है मुद्दों उनको रक्षा करें। लेकिन यहाँ पर इन मुद्दों को लेकर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जा सकता है, क्या हमारे पास पहले से ही आप जान सकते हो चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं। जैसे एक तो भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, विशेषकर वस्तुओं में। हम देख रहे हैं कि भारत और चीन की तुलना करें, हम आज जैसे एनर्जी की बात करें, आज भी हमारी एनर्जी आप मान सकते हो कि 80% कहाँ से आती है, मिडिल ईस्ट से आती है। तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी किसी देश की ट्रिलियन इकोनॉमी को आगे ले जा सकती है, या किसी देश में इतनी जनसंख्या है उसके मानव संसाधन विकास के लिए एनर्जी सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा। तो आज भी हम देखते हैं जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के कंपोनेंट भी हमें कहाँ से लाने पड़ते हैं। तो हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा हर एक सेक्टर के अंदर, हमें ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन, ऐसी टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा ताकि हम क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस की आपकी डिमांड मांगते हैं, और ये कहाँ से आता है, नॉलेज करंट अफेयर से आता है। जब भी आप इकोनॉमिक तैयार करो तो इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ा करो। जैसे अभी 2026 में इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसके कुछ चैप्टर देखा करो, उससे नए नए आइडिया मिलते हैं कि अभी भारतीय इकोनॉमी को लेकर क्या चैलेंजेस है और उनके क्या सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। कई बार अच्छे आर्टिकल आते हैं न्यूज़पेपर के। और याद रखना GS2 और GS3 का नेचर कैसा है, करंट वाइज है। इसके अंदर 70-80% करंट अफेयर का रोल है। आप चाहते हो कि जैसे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर इकोनॉमी के लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो इससे अच्छा मैं उनको बोलता हूँ कि इकोनॉमी बेसिक जो नोट्स है, जैसे हमने नोट्स दिए वो पढ़ लो। एक 11th क्लास की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की NCERT आती है, बच्चे इग्नोर करते हैं उसको, इतनी प्यारी NCERT है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके लिए मोटी स्टैंडर्ड बुक की मुझे लगता है नीड नहीं है, आप कुछ वैलिडेशन के लिए किसी कोचिंग के नोट्स का सहारा ले सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन करंट अफेयर को जरूर इसमें ऐड कर लेना, इतना काम कर लेना। आप कैसे इनका समाधान किया जा सकता है, समाधान में भी ध्यान रखना आपकी अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए। एक तरफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हो, मानव संसाधन की बात कर सकते हो, सरकार की पॉलिसीज यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर सकते हो, सरकार की और भी योजनाएं जैसे PLI स्कीम है। PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम है, ताकि भारत की निर्यात बढ़े, निर्यात बढ़ेगा तो पैसा भारत में आएगा। कहीं ना कहीं जो रुपया और डॉलर का जो संकट आता है उससे भारत को मजबूती देखने को मिलेगी, आप ये कर सकते हो। इसके अलावा इनोवेशन, कैसे हम मानव संसाधन में विकास कर सकते हैं। मानव संसाधन जैसे आजकल AI का ज़माना है, क्यों ना हम अपने AI टूल करें, अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करें। चिप आजकल जैसे आप देखा होगा, चिप के लिए बहुत सारे हब बन रहे हैं अपने देश में, हमें बाहर अमेरिका से मंगवाना पड़ता है, वहाँ अपना पैसा हम बेचते हैं। कई प्रकार सिक्योरिटी को लेकर, जैसे रक्षा क्षेत्रों में हम उत्पाद आजकल आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। तो हर एक सेक्टर में आप बात करो, स्वास्थ्य सेक्टर की बात करो, अच्छा मानव संसाधन होगा, अच्छा स्वस्थ जनसंख्या होगी, तो स्वस्थ श्रमिक या स्वस्थ कुशल श्रमिक या मानव संसाधन हमें मिलने वाले हैं, उसकी आप बात कर सकते हो। और जो असमानता की खाई है, ऑक्सफैम रिपोर्ट का ये लिखते हैं, वो भी जरूरी है कि जो आज हम देख रहे हैं गरीबी और अमीरी की जो खाई बढ़ती जा रही है, उसको भी बहुत देखना जरूरी है। हमें सस्टेन डेवलपमेंट जरूर देखना चाहिए। GDP सस्टेन होगी, समावेशी विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कीवर्डों को लेकर हम इसमें तुलना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि की टॉपिक, इसमें अच्छे खासे हैं। भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन, ये देखो उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन, ये इसका मेन चीज़ है। फैक्टर, कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको, डिसीजन के लिए किसानों को सिलेक्शन करने में, किसका, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है ना, हाई वैल्यू क्रॉप्स को लेकर आप बात कर सकते हो। वाणिज्यिक फसलों को लेकर बात कर सकते हो, चाहे आप गन्ने की बात करो, कपास की बात करो, या जिसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है। हम एक तरफ बात कर सकते हैं दालों का, न्यूट्रिशन का, इनका बात कर सकते हैं। तो इनके कौन से फैक्टर उन्होंने पूछे हैं, कौन से फैक्टर है। तो देखो फैक्टर तो एक MSP की बात कर सकते हैं। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिनका होगा, मतलब हालांकि देश में कानूनी गारंटी नहीं है, सरकार आश्वासन देती है इसको लेकर। तो जैसे हमने क्या देखा, हरित क्रांति की बाद में जैसे गेहूँ चावल है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छा खासा किसानों को मिलता है, तो किसान ज़्यादातर वो फसलें उपजाते हैं। इसकी तुलना में हमने देखा दलहन और तिलहन को नुकसान हुआ, क्योंकि उसमें बहुत कम, मतलब हालांकि है आजकल MSP काफ़ी उनमें, लेकिन कम है, तो वहाँ पे उनको नुकसान हुआ। हमने ये भी देखा कि दलहन और तिलहन, आज कितना हम तेल और दालें बाहर से, मतलब आप लाखों करोड़ रुपए का पैसा इंडोनेशिया से हम पाम ऑयल, मलेशिया, इनसे मंगवाते हैं, दालें मंगवाते हैं, ठीक है। तो कितना नुकसान होता है, देश का पैसा जा रहा है। इवन यही पैसा हम किसानों को इंपावर करने में लगा सकते हैं। सरकार वर्तमान में पॉलिसी देखोगे, दलहन मिशन चल रहा है हमारा, जैसे इनको लेकर MSP भी दी गई है, बहुत सारा सीड प्रोग्राम पे से चलाए जा रहे हैं। तो फैक्टर कौन से हैं, जैसे किसान MSP को देखते हैं। दूसरे फैक्टर कौन से देखते हैं, तकनीकी बड़ा ही फैक्टर है। जैसे आजकल जो बड़े किसान हैं जिनके पास तकनीकी और पैसा है, वो आजकल हाइड्रोपोनिक्स से लेकर इन चीज़ों की बात करने लगे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। और कौन से फैक्टर है,
डिसीजन मेकिंग, जोत का आकार, जैसे जोत का आकार छोटा है या बड़ा है, आप देखोगे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इनमें जोत का आकार ठीक ठाक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पॉइंट आ जाएगा कि वहाँ पे आधारभूत ढांचा कैसा है। आधारभूत ढांचे का मतलब है कि जैसे आधारभूत ढांचे में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो नहरों का विकास यानी सिंचाई सुविधाएं कैसी, सिंचाई सुविधा कह सकते हो, सिंचाई सुविधा में नलकूप या नहरें आ सकती है, कैसा वहाँ पे आधुनिक जो आगतें हैं, आधुनिक जो तकनीकी है वहाँ का, जैसे सोसाइटी वगैरह है जिसमें बीज वगैरह सीड या आवंटन किए जाते हैं। आधारभूत ढांचा यानी सड़कों का जाल कैसा है, परिवहन का जाल कैसा है, बाजार से वहाँ दूरी कैसी है, ये फैक्टर भी किसान के डिसीजन को प्रभावित करते हैं। सूचना का प्रवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसानों के पास आजकल सूचना मोबाइल से आदि से आती है कि कैसे उनको अपनी, जैसे कोई अभी जैसे खरीफ का सीजन चल रहा है, अभी अच्छी मानसून वर्षा हो रही है, तो इसमें जैसे हमारे खेतों में आसपास देखोगे ट्रेडिशनल रूप से हम लोग क्या उगाते हैं बाजरा, क्योंकि बाजरा इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस समय बाजरे को अलग से पानी नहीं देना पड़ता। जो मानसून इस समय आ रहा है, आज कितनी प्यारी बारिश हो रही है, मज़ा आ गया, बाजरा लहरा रहा है खेतों में। हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में शुष्क जलवायु है, तो यहाँ इस समय बाजरा, गंवार, मूंग, मोठ, ये जो होती है दालें, ये होती है नॉर्मली। लेकिन इसमें क्या बहुत सारे लूप होल है, जैसे बाजरा हाल ही में, चलो इसको बाजरे को एमएसपी में दिया गया, लेकिन बाजरा उतना मतलब नहीं होता जितना मूंगफली और कपास को होता है। तो किसान क्या कर रहे हैं, किसान को ये लगता है कि मूंगफली और कपास से उसका पैसा अच्छा आएगा, अपने बेटे बेटी को पढ़ा लेगा या उनकी शादी करेगा, या जो कर्ज ले रखा है वो चुका देगा, तो किसान उस तरफ जाता है। बाजरा की तुलना में क्या करता है, मूंगफली और कपास उगाना चाहता है, या गन्ना तो हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन ऐसी फसलें जिनमें पानी हमें ज़्यादा चाहिए, मानसून के बावजूद भी पानी चाहिए, तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर क्राइसिस से लेकर ये चीज़ें मुद्दे आएंगे। तो ये बहुत देखो, इसमें खोल के रख देना है क्वेश्चन को आराम से। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, देखो इसमें डिसीजन में किसान की खुद की क्षमता भी है। आप देखना, हरित क्रांति पंजाब हरियाणा में सफल क्यों थी, वहाँ के लोगों का व्यवहार, साहसी नजरिया कि यार हम रिस्क लेंगे, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसको एडोप्ट करेंगे। तो इसमें व्यक्ति की खुद की सोच, किसान की क्षमता भी डिपेंड करती है। तो खुद की क्षमताएं, आसपास का वातावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीड, ये टेक्नोलॉजी, सारा मेथड उस पर काम करता है। सूचना का प्रभाव आप देखोगे, जिन किसानों को अच्छे से सूचना मिल रही है, जो पढ़ा लिखा किसान है, वो आजकल नई जो खेती आ रही है, हाइड्रोपोनिक से लेकर वर्टिकल एग्रीकल्चर आ रही है, इसको नए आधुनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना आप, तब आपका आंसर ज़्यादा बढ़िया माना जाएगा। तो कौन से फैक्टर प्रभावित करने वाले कारक आपने बता दिए, उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया, अलग अलग कारक, और उसका एक इंडिया का मैप बना के चाहो तो आप किसानों के दृष्टिकोण भी दिखा सकते हो, जिसमें हरित क्रांति से लेकर कहाँ कहाँ कपास, मूंगफली, और महाराष्ट्र का भी एग्जाम्पल देना, जहाँ पे किसानों के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि वहाँ कपास का वो आपने देखा होगा, कपास के नए बीज आए हैं, मोनसेटो कंपनी का जो मामला है वो बन रहा है। आजकल जीएम फसलें भी आ रही है चर्चा में, हालांकि उतना अभी धरातल पे नहीं है, लेकिन उनकी बात होने लगी है। तो ये सारे डिसीजन है। और कौन से फैक्टर, जैसे जैसे आजकल हमने, जब से जन जागरूकता बढ़ी है, सरकार बढ़ावा दे रही है, तब से हम दलहन और तिलहन को भी काफ़ी अच्छा करने लगे हैं। सरकार मोटिवेट कर रही है, सरकार आजकल फ्री में बीज बांट रही है। जैसे मैं खेतों में रहता हूँ तो हमारे यहाँ कई बार बीज आते हैं सोसाइटी के माध्यम से, जो सहकारी संस्थाएं होती है, किसानों को अच्छे अच्छे बीज ला के दे रही है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है किसानों को दे रही है कि आप इसका यूज कीजिए। तो ये फर्क पड़ता है कि सरकार का क्या रोल है वहाँ पे, तो ये डिसीजन मेकिंग में भूमिका निभाएगा किसान की, ये इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी होते हैं, जैसे मान लो हमने बना दिया कि अब यहाँ पे हम चकबंदी करेंगे, हदबंदी करेंगे, यहाँ पे ये फसलें बोनी, तो इनका भी रोल होता है, संस्थागत रोल भी होता है कुछ, तो उसको बता सकते हैं। भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला एलुब्रेट करना है इसको, यानी खुल के लिखना है। सप्लाई चेन की बात की जा रही है, कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व का विस्तार से बताइए। अब कृषि वस्तुओं का प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे इसमें क्या होता है, आपूर्ति श्रृंखला में हमेशा क्या करते हैं हम, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात करते हैं। बैकवर्ड का मतलब जैसे उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, खेत में हो रहा है, किसान को क्या चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अच्छा जोत का आकार चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सूचना चाहिए, नई नई जो आगतें हैं, टेक्नोलॉजी है, जैसे आजकल ड्रोन के माध्यम से इनका छिड़काव किया जा रहा है, पेस्टिसाइड का, या इनके आजकल एआई के माध्यम से कैसे कौन सा कीट लगा हुआ है। तो ये है बैकवर्ड लिंकेजेस जो उत्पादन को बढ़ाएंगे। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला की बात करें ना, तो आपूर्ति श्रृंखला मान लो ये आपूर्ति श्रृंखला है, तो इसमें एक तो होता है बैकवर्ड लिंकेजेस, जो इनको पक्षगामी ऐसा कुछ बोलते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस, यानी किसानों को लेकर क्या क्या हो रहा है। एक होता है फॉरवर्ड लिंकेजेस, अग्रगामी इनको क्या बोलते हैं, तो कैसे जो एक बार उत्पाद है कैसे मार्केट में आएगा, कैसे उपभोक्ता तो आएगा, मिडिल मैन की उसमें भूमिका है, मंडी है, या जो भंडारण की सुविधाएं हैं, ये सारे इसमें जुड़ने वाले हैं। पीडीएस प्रणाली, ये सारी इनकी चीज़ों की आप बात करने वाले हो। तो उसका महत्व का विस्तार से, महत्व बिल्कुल महत्व है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का दोनों का महत्व है। यदि हमारी सप्लाई चेन सही हो जाए, इसके डेटा लिख सकते हैं कि हर साल हम कितना जो अनाज है, फल सब्जियाँ हैं हमारी ख़राब होती है। फल सब्जियों में तो ये होता है कि लगभग 30% के लगभग 20-30% हर साल सप्लाई चेन सही नहीं होने से। अब देखो सप्लाई चेन में क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अच्छे प्रसिद्धन वाले ट्रक भी आएंगे, उनका महत्व है, अच्छे वेयर हाउस भी आएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों आएंगे। देख लो
अच्छी वेर आजकल जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिक या बड़े बड़े हम मॉल देखते हैं शहरों में, जहाँ पे अच्छी खासी सब्जियाँ फल फ्रूट मिलते हैं, तो वो क्या उपभोक्ताओं के लिए एक जगह, एक ही मार्केट प्लेस हो गया जहाँ के जाके वो ले सकते हैं। किसान को भी फायदा हो गया कि वो कंपनियाँ डायरेक्ट किसान से खरीदती है, जो एक मिडलमैन दलाल जो बीच में पैसे खाते थे उनसे फायदा हो जाएगा उनको। तो ऐसे करके आपको क्या बताना है, आपूर्ति श्रृंखलाओं का लेकर खूब लिखना है इसमें। और ये टू दी पॉइंट, जैसे हमने भी, मेरे 100 नोट्स हैं बच्चों को देता हूँ मैं, उनके अंदर हमने बहुत ज़्यादा बातें की है, लेकिन इसमें करंट जोड़ लो, नए डेटा क्या है, जैसे वर्ल्ड बैंक के डाटा क्या है, नीति आयोग के इसमें डेटा क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में इसको एक सप्लाई चेन को लेकर क्या क्या बातें की है, उस पर अपने को खुल के बात करनी है। तो क्वेश्चन क्या रहा, टू दी, ये सिलेबस में लिखा हुआ है, ये आपूर्ति श्रृंखला सिलेबस में है। किसानों को ये बिल्कुल एमएसपी से लेकर फसलों का चेन से लेकर ये बिल्कुल सिलेबस में डिट्टो लिखे हुए हैं। जीएस3 की सबसे खास बात क्या होती है, क्वेश्चन उतने टेढ़े मेढ़े नहीं आते हैं, क्वेश्चन फ्लैट आते हैं, लेकिन इसमें यदि हमारे पास डेटा नहीं है, आप क्या एनालिसिस करोगे? आपके पास जैसे फसलों का डेटा नहीं है कि कौन कौन सी फसलें हम बो रहे हैं, ये हो रहा है, इतना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, गेहूं का उत्पादन ये है, कौन सा स्टेट आगे है ना, नीति आयोग की रिपोर्ट में से लेकर क्या बात की गई, सिंचाई को लेकर क्या बात की गई है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को लेकर ये कमेटी बनी है, उसने ये रिकमेंडेशन दी है, भारत सरकार उसको लेकर अभी जैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे कितना भारतमाला से लेकर ये सागरमाला कितना हो रहा है, सारा ये सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए हो रहा है। कितना आजकल बहुत सारी ऐसी मंडियाँ बन रही है, आजकल ई मंडी की बात करने लगे हैं, किसान का प्रोडक्ट आजकल जैसे ऑर्गेनिक कंपनियाँ आ गई है, वो किसान से डायरेक्ट खरीदती है ना। तो किसान के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी सूचना होनी चाहिए, उसका इनपावर होना चाहिए, तभी वो अच्छा कर पाएगा। आजकल जैसे इसके अंदर कृषि वस्तुओं के अंदर इसको हम पशुपालन प्रोडक्ट इनको भी लेके आ सकते हैं, दूध को, दही को, इनको भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखना है। तो इसके अंदर देखो, पहले 2 क्वेश्चन बेसिक इकोनॉमी के हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें अच्छी बात है, ध्यान रखना, मेंस की जो इकोनॉमी वो प्री वाली इकोनॉमी से अलग है, इस बात को ध्यान रखना। प्री के अंदर ज़्यादातर थोड़ा सा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कृषि का विकास, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का, परिवहन का, एनर्जी का, ये पढ़ते हैं। तो ये मेंस वाला थोड़ा अलग है, और इसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा संभावना है कि अपने दिल की बात खुल के लिखो इन कुछ चीज़ों को। लेकिन एक ही चीज़ है, जैसे लास्ट ईयर मुझे कोई ज़्यादा उसमें अच्छा मार्क्स नहीं मिला, मैं स्वीकार करता हूँ, जीएस3 में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि उतना डेटा वेटा तैयार नहीं कर पाया था। उससे पहले मुझे कई बार अच्छे मार्क्स मिले, एक बार 105 के आसपास इस जीएस3 में। लेकिन नॉर्मली जीएस3 में 100 110 के आसपास मार्क आ जाए तो अच्छे ही माने जाते हैं इसमें। वो कभी आएगा जब आप प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इकोनॉमिक्स, ये जो आर्टिकल्स आते हैं उनको ढंग से अध्ययन करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो उसमें। जैसे इसमें जब भी चर्चा होती है कि इकोनॉमिक सर्वे में इन चीज़ों को लेकर क्या बात की गई है, बजट में आपूर्ति श्रृंखला को लेकर क्या बात की गई है, बजट में जैसे इस साल कृषि को लेकर काफ़ी बात की गई है, 4-5 स्कीम आई थी, जैसे एक जिला वाली स्कीम आई थी, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर स्कीम आई थी, इसके अलावा मखाना बोर्ड उसमें बात की गई थी, कपास के लिए भी रिसर्च की बात की गई थी, अच्छे बीजों को उनकी बात की गई थी। ऐसे करके इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी लिखना होता है। अगला जैसे एनर्जी से है, भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है। ये थोड़ा साइंस और टेक से है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, हाँ, संलयन ऊर्जा को लेकर, ये नाभिकीय संलयन को लेकर फ्यूजन एनर्जी की इनकी बात चल रही है ना, तो विकास में अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय तापपानिकीय रिएक्टर। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैं इसको बताऊँ, ये कई दिनों से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें भारत की भूमिका है, जिसमें वो होता है ना कि नाभिकीय संलयन, जैसे सोलर वाली एनर्जी, एक तो नाभिकीय विघटन होता है, एक दोनों को इंटीग्रेट कर होता है। उसमें एक टेक्नोलॉजी आपने कभी पढ़ी होगी, टोकामोक करके प्लाज्मा, वो उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे अभी भारत भी उस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में है, यही वो परियोजना, ITR परियोजना ही, ये मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा था बच्चों को ना। ये अब जाके पूछा, आज से 2 साल पहले इसको मैंने द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल थे, वो मैंने 1-2 बार यूट्यूब पे पढ़ाया भी था और कंटेंट भी डेवलप किया था। और ये हमेशा लगता था कि आएगा, साइंस और टेक को लेकर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आजकल ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं इसमें। जैसे आप फ्रांस में भी देखोगे, आप ब्रिटेन वाला जो है, इसमें भारत भी प्रायोगिक रूप से शायद उनके साथ में खड़ा है वहाँ पे। तो ये नाभिकीय संलयन है, जैसे सूर्य वाली जो एनर्जी है ना, उसको लेकर वैसे ही अब कोशिश की जा रही है कि ऐसी एनर्जी डेवलप कर ले। तो भारत का योगदान इसमें, भारत है जुड़ा हुआ है। वैसे ऊर्जा के भविष्य के लिए इस परियोजना की सफलता की क्या निहितार्थ, बिल्कुल निहितार्थ है। आप सोचो, सन जैसी एनर्जी, नाभिकीय संलयन, ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। तो हमारी जितनी भी, देखो अब जलवायु परिवर्तन, गरीबों के साथ जो संकट है, एनर्जी नहीं है, गाँव का जो डेवलपमेंट होने वाला है, वैश्विक जो तापमान की समस्या है, सारे पॉइंट इसमें आने लग जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, पेरिस एग्रीमेंट, है ना, देश की GDP, GNP सारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो भारत भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब टेक्निकली तो मुझे अभी उतना याद नहीं है, लेकिन ये टॉपिक उससे रिलेट करा, ये टॉपिक अपनी रेंज में था, ऐसा नहीं कि बाहर था। हम करंट अफेयर में और पिछले 2-3 साल से इतने आर्टिकल देखे हैं। अभी रिसेंटली जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था 25 फरवरी के आसपास, उस समय भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इसको लेकर, जिसमें भारत की भूमिकाओं का आंकलन किया गया था। ये लगभग वहीं से आया है क्वेश्चन, साइंस और टेक का क्वेश्चन, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें तैयार कहाँ करना है, साइंस और टेक केवल और केवल करंट अफेयर पढ़ना, मंथली मैगजीन पढ़ना या न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। इसके अंदर जो साइंस और टेक आता है,
एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के मुद्दे स्टैटिक पढ़ना, फिर जो करंट अफेयर के आर्टिकल आते हैं वो पढ़ना। GS3 और GS2 सारा का सारा करंट अफेयर है, यानी मैं फिर बोल रहा हूँ 70-80% करंट अफेयर है। यदि आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर टाइम नहीं है तो मंथली आप ढंग से पढ़ रहे हो, तो आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये उसी परियोजना को लेकर है। ऐसा नहीं, देखो अभी तक मैं 5वें क्वेश्चन पे आ गया हूँ और मैंने पेपर देखा भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही 12 बजे पेपर खत्म हुआ है, 5 मिनट के अंदर मुझे पेपर मिला है, डायरेक्ट पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं कोई गूगल से या पहले से तैयार करके नहीं आया हूँ। हो सकता है कई क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में, लेकिन अभी तक 5वें क्वेश्चन में आ चुके हैं, जब मैं खुद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके चारों दिशाओं में बात कर रहा हूँ। और ऐसा लिख के आना है, कोई वहाँ पे रॉकेट साइंस कोई ऐसा नहीं करके आना कि आप एकदम इसका, जैसे ये जो है इसका इंग्लिश पढ़ोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंटरनेशनल ये थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, ये काफ़ी चल रहा था। इसका डायग्राम भी बन सकता है, जैसे वो एक ऐसा डायग्राम बनता है ना इसका, इसके अंदर उसको मतलब ऐसा ऐसा एक डायग्राम बनता है, इसके अंदर वो एनर्जी डेवलप की जाती है, एक डायग्राम भी बनता है। याद आ रहा है कि हमने पढ़ा है इस टॉपिक को। सारे के सारे टॉपिक एज ए स्टूडेंट मैंने पढ़े हैं, तो आपने भी तो पढ़े होंगे और आप पढ़ोगे आगे जाके, तो गांठ बांध लो इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा कचरा कंटेंट नहीं पढ़ना। साइंस और टेक में अपन क्या करेंगे, एक तो जैसे द हिंदू में क्या होता है, 2 साइंस और पेज के आते हैं डेली, लगभग डेली आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेंड पेज आता है, उसमें साइंस टेक को लेकर चीज़ें चर्चा में आती है, वो कर लो। इसके अलावा बस साइंस टेक में इतना ही करना है, कुछ नहीं करना, और करंट पढ़ना है केवल, मंथली मैगजीन करके पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में थोड़ा बेसिक और साथ में करंट ही पढ़ना है, और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ रिसोर्सेज भी साथ में जोड़ रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत वर्ष 2047 तक सौर प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है। ये देखो, जैव प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्वपूर्ण, ये जैव प्रौद्योगिकी वाला कितना चर्चा में था, बायोटेक्नोलॉजी मिशन अपना कितना चर्चा में अभी, बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकते हैं एनर्जी के अंदर। हर एक ऊपर वाले थीम क्या है, 2047 तक सौर प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जैसे हमने टारगेट रखा है ना, इसमें इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि हमने 2070 तक टारगेट रखा है, नेट जीरो कार्बन का टारगेट रखा है, और उसमें कौन सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, सौर प्रौद्योगिकी। अब सौर प्रौद्योगिकी में क्या क्या आता है, आपकी पवन ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा आती है, सारी आती है। इनकी डेटा भी पता हो ना कि पवन ऊर्जा में इतना प्रोडक्शन है, ठीक है, और अभी सौर ऊर्जा के अंदर ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ये सॉरी ये प्रौद्योगिकी इसमें ये काम कर रहे हैं, तो इनकी बड़ी भूमिका बता सकते हो। और ये बायोटेक्नोलॉजी वाला मिशन है ना, बायोटेक्नोलॉजी का भी मिशन भी आया था एक, आपको बताओ तो ट्रिपल ई था, कौन सा था या ट्रिपल बी था, एक था ना बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ चेक करके आया था, एक मिशन भी आया था, वो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो। हाँ, इसमें अभी मेरे पास कंटेंट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभी आपकी तरह रेगुलर पढ़ता तो मैं इसको आराम से हैंडल कर लेता, ठीक है। लेकिन आइडिया है कि हाँ, मुझे इंट्रो में वही बात करनी कि नेट, अभी भारत ने पेरिस में साइन किया कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन करेंगे, और ये का एक लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएंगे, तो ये तभी होगा जब हम सौर प्रौद्योगिकी जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें निवेश करें, या आज ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, यानी भविष्य के दृष्टिकोण से आज ही हम बात करें। तो इसके अंदर हम अब अगले जो डिमांड है, बायोटेक्नोलॉजी इसमें कैसी भूमिका निभा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, बायो और टेक्नोलॉजी, बायो और टेक्नोलॉजी दोनों मिलके, इसमें शायद वो भी आएंगे आपके इथेनॉल, बायो इथेनॉल्स करके, इनको भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आएगा जैसे जो बायो प्रोडक्ट, जो कचरा होता है, बायो बोल सकते हैं ना, कूड़ा करकट होता है बायो, जो ये फसलें हैं इनका कुछ भी होता है, उनसे भी एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। कई बार पढ़ा होगा इथेनॉल पॉलिसी है, बायो ऐसे करके, मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है उसी दिशा में ये पूछ रहा है क्वेश्चन, बस इसकी डेटा वेटा आपको अच्छे हो तो। ये क्वेश्चन साइंस और टेक का, लेकिन करंट अफेयर का। अब इसके लिए आपको लगता है कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, हाँ किताब पढ़ सकते हो, कोई पढ़ना चाहो तो। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानोगे, और बायो मिशन क्या है उसके थोड़ा विस्तार से जानोगे, भारत सरकार की इसकी योजना क्या है उसको लेकर। बाकी तो जितने भी डेटा है, इकोनॉमी में पढ़ते हैं या साइंस टेक में पढ़ते हैं, एनर्जी में पढ़ते हैं, उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने इन्वायरमेंट का कोर्स करवाया हुआ है, मैं खुद ही पढ़ाया मैंने इन्वायरमेंट का। अभी इन्वायरमेंट की अपनी किताब आने वाली है, उसमें देखना मैंने कैसे एनर्जी वाले चार्ट, ये डेटा वगैरह सारे इस्तेमाल किए हैं कि कौन से सेक्टर में हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इसकी ये थीम है। इस थीम को पकड़ लो, एनर्जी एक थीम है। साइंस और टेक में जैसे आप देखोगे स्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ये भी एक थीम है। अच्छा, दोनों क्वेश्चन एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वैसे पहला वाला भी एनर्जी से है, ये क्वेश्चन भी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये कार्बन अवशोषण, ये आपका क्वेश्चन है इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से। इन्वायरमेंट GS3 के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, तो ये क्वेश्चन किसका है, अब इन्वायरमेंट का है। तो पहले हमने 2 क्वेश्चन देखे इकोनॉमी के, बाद में 2 क्वेश्चन देखे एग्रीकल्चर के, बाद में 2 क्वेश्चन आ गए साइंस और टेक के, ठीक है। हाँ, 2 साइंस और टेक के आगे, अब आ गया इन्वायरमेंट का। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए बस। ये अब आगे 2 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, पहले गेस करो। आगे 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 8, 9, 10 किसका आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटेल सिक्योरिटी। पहले तैयार रहो उस चीज़ के लिए, तो ऐसे हमें तैयार करना होता है। अभी मैंने पेपर देखा नहीं, सही बताऊँ, मैंने बस PDF ला के अपलोड किए, मैंने नहीं देखा है मैंने पेपर, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अलाइनमेंट UPSC का ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे GS1 में मैंने क्या देखा, पहले 3 क्वेश्चन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के आ गए, फिर बीच वाले 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के,
फिर 8 9 10 सोसाइटी के, फिर हम 11 बड़े वाले क्वेश्चन में जाएंगे, फिर से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 3 क्वेश्चन सोसाइटी के, ऐसा ही आता है। इसी में जैसे पहले 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के, यानी इकोनॉमी के एग्रीकल्चर 4 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन साइंस के, अब 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आ सकते हैं, या 1 क्वेश्चन इन्वायरमेंट, 1 डिजास्टर मैनेजमेंट का, 2 इंटरनल सिक्योरिटी का, ऐसे क्वेश्चन वो पूछने वाला आपसे। तो पहले से हम तैयार रहते हैं कि हमें कैसे अपना स्ट्रेटेजी बनानी है, थीम एनालिसिस कैसे करना है वो तैयार रखना है। तो कार्बन अवशोषण कैप्चर, उपयोग तथा भंडारण से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने में CCUS की क्या संभावित भूमिका। आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है। कार्बन कैप्चर मुख्य रूप से कौन करता है, आप देखते हो पेड़ पौधे सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो पेड़ पौधे जिस हिसाब से, जैसे कार्बन CO2 से सूर्य की प्रकाश में क्या करेंगे, वो अपना खाना बनाएंगे, तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, तो क्या होगा, अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में, जैसे आपने देखा होगा सागर में बायो एल्गी वगैरह ये होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है वो कार्बन कैप्चर। इस टेक्नोलॉजी को हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी हो कि वैसे ही हम कार्बन का अवशोषण कर सकें, चाहे वो बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से हो या टेक्नोलॉजी कोई और भी हो सकती है जिसके माध्यम से बायो कैप्चर करना है। ठीक है, उससे क्या से और ये कैसे फ़ायदा करेगी, बिल्कुल सही बात है। जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग, IPCC की रिपोर्ट इसमें जरूर डालना कि IPCC की रिपोर्ट है। इस बार COP29 इनमें पेरिस के मुद्दे लेकर फिर से चर्चा में है। प्री में भी 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गए थे, तो इनको लेकर बात करनी है। अभी जैसे मेरे पास उतना कंटेंट नहीं है, लेकिन पढ़ा होता तो इसको और बेटर तरीके से मैनेज कर पाता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बाउंसर वाला क्वेश्चन है, ये हमारे उस थीम में, टॉपिक में, हम ऐसे बाहर नहीं जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन वाला हर बार एक क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन का इसमें रहता ही रहता है, और ये टेक्नोलॉजी को जोड़ के इसमें पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लो क्वेश्चन, ये लगभग डिजास्टर मैनेजमेंट का ही है। भारत में तटीय जल भरित, देखो हिंदी अनुवाद अजीब सा करता है, सी वाटर इंट्रूशन, मतलब जैसे ये तट है और आजकल क्या हो रहा है, सागर का जल, जैसे मैंग्रोव वन इसको रोकने की भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऐसा नुकसान हो रहा है आजकल। ये काफ़ी स्टडी रिपोर्ट आई थी मतलब इसमें कि भारत में तटीय जल भरित में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। बिल्कुल, जैसे एक तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सागर तल काफ़ी विस्तार हो रहा है, तो तटों के डूबने का खतरा इसमें देखा जा रहा है। काफ़ी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें आप देखो कि भारत की तटीय खतरा है, उस पर काफ़ी खतरा है। और खारा पानी मतलब किस तरफ आएगा, फिर जो मीठे पानी है उसको नुकसान करेगा, जो हमारी फसलों का तंत्र है उसको नुकसान करेगा, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान करेगा, किसानों का जो पारितंत्र है उसको नुकसान करेगा, शुद्ध जल में मछलियाँ हैं अलग टाइप की होती है, खारी में अलग होती है, तो उसको नुकसान करेगा। तो कई प्रकार से वो किस को, हमारी अर्थव्यवस्था को, लोगों की रोजगारों को, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे इसके साथ जुड़ जाते हैं बाद में। तो ठीक है, मुख्य चिंता का विषय। तो इसको थोड़ा सा बताओ कि हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है, अब क्या कारण है, कारण बताओ। देखो 3 डिमांड है, एक डिमांड ये है, इसके कारण बताओ, कारण क्या है कि क्या क्या घटना हो रही है इससे, विशेषकर तो जलवायु परिवर्तन को लेकर यही हो रहा है। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है, तटों का अपरदन वगैरह, वो भी एक कारण हो सकता है, बिल्कुल कारण है। जैसे हम मैंग्रोव का विनाश कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो खारा पानी तो आएगा ही, मैंग्रोव वन रोक के रखते हैं उसको, ऐसा करके कर सकते हैं। और ऐसी आपदा का सामना करने के लिए उपचारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं, देखो एक तो ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, किसका, मैंग्रोव वन नेचुरल होते हैं, या फिर मैंग्रोव नहीं तो कंक्रीट की वहाँ पे दीवारें खड़ी करेंगे, ये हो सकता है। या फिर ऐसा करेंगे, वहाँ पे कोशिश करेंगे जहाँ खारा पानी जो आ रहा है ना, जहाँ पे ऐसे केरल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ ऐसी चावल की प्रजातियाँ हैं, कृषि जो हो सकती है वहाँ पे, तो उनको देखेंगे, खारे पानी की मछलियों का वहाँ पे देखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करके समाधान निकाला जा सकता है। कोई ना कोई और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं उसको, और डेटा AI का उपयोग कर सकते हैं कि कितना तेज़ी से वो विकास हो रहा है उसका, कितना कैसे उसको रोक सकते हैं, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। तो पहले ही हमने सोचा था कि 8वां क्वेश्चन किसका आएगा, इन्वायरमेंट का आएगा या डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, टोटली मिला के आप देखोगे एक एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है। हाँ, बड़े वाले में भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम अलाइनमेंट बड़े वाले में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट के होंगे। क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है, ये भारत में किस रूप में प्रकट हुआ। आप देखोगे आतंकवाद विशेषकर 90 के दशक से विशेषकर आप देखोगे, चाहे जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात करो, फिर नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद की बात करो, नक्सलवाद थोड़ा सा अलग है, वो नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें हमारे पास एग्जाम्पल होने चाहिए। जैसे इसमें मैं अक्सर आपको पहले से एक रेडीमेड मैप भी देता हूँ, एक इंडिया का मैप बनाया हुआ है हमारा, उसके अंदर हम दिखाते हैं कि विशेषकर आप 90 के दशक में देखोगे जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे निकल के आते हैं, वहाँ से आतंकवाद की शुरुआत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट फंडिंग टेरर जो होता है उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे पाकिस्तान की एजेंसियाँ, वो बड़ी भूमिका निभा रही है। आप नॉर्थ ईस्ट में देखो कि वहाँ पे भी कई देशों का इंटरेस्ट है, म्यांमार से उग्रवादी संगठन आते हैं वहाँ पे। आप मुंबई अटैक को देखोगे, 26/11 कौन सा है ना, मुंबई उस अटैक को देखोगे आप, ऐसे करके बहुत सारे मुद्दों पर आप बात कर सकते हो, और इनका संबंध भी बहुत ज़्यादा है किसके साथ। तो आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है, तो वैश्विक दृष्टिकोण से बता सकते हैं कि अभी हाल ही में हमने क्या देखा था,
काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस या कल्चरल जो ये लफड़े हुए थे उसमें भी हमने वैश्विक स्तर पर एग्जाम्पल देखे, भारत के एग्जाम्पल भी हमने देखे जहाँ जम्मू कश्मीर में हाल ही में घटना घटी है। समसामयिक उदाहरण आपने भी जो न्यूजीलैंड, पेरिस, श्रीलंका ऐसे आतंकवादी घटनाएं देखी होगी जरूर, है ना, जहाँ पर ऐसे मुद्दे सामने आ रहे थे। तो उसके कारण क्या है, कारण बताओ। अच्छा, ये भारत में किस रूप में प्रकट हुआ था? तो भारत में दूसरे देशों के नेशनल इंटरेस्ट से शुरू हुआ था। आप बताओगे पाकिस्तान के अपने हित थे, उन हितों के दृष्टिकोण से, या आज़ादी के बाद में जो मुद्दे निकल के आए थे भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर। तो 90 के दशक में आप देखोगे जैसे उधर अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन थे, कहीं ना कहीं वो बेरोजगार हुए थे, उनको फिर पाकिस्तान ने समर्थन दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर वो कई सारे जैसे मोहम्मद से लेकर वो आतंकवादी घटनाएं हो गई थी, और आज तक वो अपने हितों को साध रहे हैं। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनके संबंध है, और उनके संबंध सबके साथ में, इधर नक्सलवाद, संगठित अपराध, उनके साथ वो संबंध दिखा सकते हो। तो ये भी दिखा सकते हो आतंकवादियों को नक्सलवाद के साथ संबंध क्या है। उधर जो नार्को टेररिज्म है, आप दिखाओगे कैसे भारत के अंदर से जो ड्रग्स, हीरोइन, गांजा वांजा ये चलता है वहाँ से, एक तो नॉर्थ ईस्ट से आता है, एक इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान से आता है, नेपाल के रास्ते आता है। तो इनको आप दिखा सकते हो। साथ में इनके संगठित अपराध के साथ संबंध है। संगठित अपराध मतलब जो मानव दुर्व्यापार या जो मतलब और भी नशे की प्रवृत्तियाँ, अपराधी, उनके साथ में इनके संबंध है हथियारों को लेकर, पैसों को लेकर। और आजकल तो ऑनलाइन फंडिंग से लेकर कई मुद्दे इनमें सामने आ गए हैं। तो समसामयिक उदाहरण की व्याख्या करनी है, जैसे अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में ये अटैक हुए थे, उनका एग्जाम्पल दो। और राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय अपनाएंगे? तो इसमें जवाबी उपाय बहुत सारे उपाय हैं। एक तो संस्थागत उपाय होते हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमले करेंगे उन पे। जैसे रिसेंटली भारत ने जवाब दिया था, कितना बढ़िया जवाब दिया था भारत ने पाकिस्तान को, इसका वो एग्जाम्पल आ जाएगा। हमारी एजेंसियाँ किस प्रकार काम करी। साथ में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य का जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना के अब उस पर डेवलपमेंट पर काम किया जा सकता है। वहाँ के युवाओं को क्रिकेट है, रोजगार है, सिविल सेवाओं में वहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है। अच्छी एजुकेशन के साथ डेवलपमेंट अच्छा होगा तो लोग इतने बहकाव में नहीं आने वाले। फिर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो ये सारे मुद्दों की चर्चा करनी है आपको, उपायों की। उपायों में ध्यान रखना क्या क्या उपाय हो सकते हैं। एक तो उपाय देखो, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय रक्षा व्यवस्था, तो उसमें डिफेंस सिस्टम, और दूसरा खुफिया तंत्र आएगा, इसका नाम लेना। दूसरा में उपाय क्या आएगा, लोगों का विकास। लोग यदि सपोर्ट नहीं करेंगे उसको तो कोई फिर बहलाने वाला नहीं है। दो नंबर। तीसरा नंबर आप बात करो टेक्नोलॉजी, कैसे हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करना। जब भी कोई समाधान की बात हो तो हमेशा नीतिगत यानी संस्थागत बात करना, यानी सरकार क्या कर रही है। दूसरा बात करना डेवलपमेंट के मुद्दे वहाँ पे क्या है। तीसरा टेक्नोलॉजिकल मुद्दे क्या है। चौथा आप बात करना वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ पे क्या क्या एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम एग्रीकल्चर को ध्यान में रखकर या पशुपालन को ध्यान में रखकर कौन से इनोवेशन और योजनाएं ला सकते हैं, वो उसकी बात कर सकते हो। तो ऐसे करके 5-6 आप बात करोगे ना। इसके अलावा जैसे वहाँ के एनजीओ की भूमिका, मीडिया की भूमिका, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, कैसे सीएसआर फंडिंग के माध्यम से वहाँ पे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। तो इनके अंतर्राष्ट्रीय कोलोब्रेशन भी एक पॉइंट आता है। अंतर्राष्ट्रीय कोलोब्रेशन, जैसे दो देशों के बीच में कोई आतंकवाद है, मान लो जैसे म्यांमार से आतंकवाद आता है, तो भारत सरकार कैसे बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ मिलकर काम कर रही है वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय कोलोब्रेशन, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कोलोब्रेशन जरूरी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और जैसे आतंकवादी वैश्विक घटना है, तो कहीं ना कहीं आज पूरा विश्व चाहता है, यूएन की भूमिका वहाँ पे आ जाती है। यूएन कैसे क्रिटिसाइज करेगा इनको कि आप उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, है ना, उनको लेकर ऐसे करके समाधान कितने होलिस्टिकली एंड टोटलिटी में बात करनी है, तब आपका आंसर बढ़िया माना जाएगा। और रीजन को भी ऐसी बात करो, उसके रीजन क्या है, उसके सामाजिक रीजन क्या है, उनके आर्थिक रीजन क्या है, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रीजन क्या है, उनके सिक्योरिटी को लेकर रीजन क्या हो सकते हैं, लोगों के लेकर रीजन क्या हो सकते हैं। तो आतंकवाद खुल गया। अब आप कितना एक निबंध लिख सकते हो आतंकवाद पे। तो इतना कोई टफ क्वेश्चन है नहीं है। अभी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से हम बच्चों को आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, जिस थीम पे करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन उस रेंज से बाहर नहीं है। और हमारे आंसर राइटिंग सेशन में क्या चलता है, हम पहले अब जैसे इकोनॉमिक्स शुरू होने वाला है, परसों से शुरू होने वाला है, तो मैंने अगले 20 दिन का टारगेट बना दिया है। टारगेट कैसे बनाते हैं कि पहले दिन किसकी आंसर राइटिंग होगी, फिर 2 दिन का गैप, ताकि जो अगली आंसर राइटिंग होगी वो पढ़ के आएंगे, फिर गैप, ऐसे करके बच्चे खुद पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। उनको टारगेट दिया जाता है कि आज ये टॉपिक, जैसे इकोनॉमी में सबसे पहले कौन से, समावेशी विकास, बजट, ये टॉपिक है, तो वो कहीं से, जैसे सबसे पहले मैं अपने नोट्स देता हूँ कि देखो सबसे पहले अपने नोट्स से काम चला लो। एनसीईआरटी के चैप्टर देता हूँ कि डेली एक एक चैप्टर पढ़ना है, ताकि एनसीईआरटी भी कवर हो जाए। और साथ में उनको बोलते हैं कि मंथली करंट अफेयर से ये इस टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स निकालो। जैसे बायोटेक्नोलॉजी आएगा तो उनको बोलूँगा कि आज टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इनसे जुड़े हुआ बेसिक कंटेंट तो ये पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो। साथ में करंट अफेयर के कुछ साल भर के पढ़ के आना, ताकि बच्चा जब रियल टाइम में खुद आके, फिर लाइव क्लास में क्या करता हूँ, उनको क्वेश्चन दे दिया सामने, 10 मिनट पर छोड़ दिया बच्चों को, मैं कुछ नहीं करवाता हूँ। 10 मिनट बच्चे खुद ही लाइव क्लास में माथापच्ची करते हैं। और बाद में मैं अब बताता हूँ कि देखो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए था। बच्चे लाल पेन लेके बैठते हैं खुद ही, है ना,
और खुद ही चेक करते हैं कि हाँ मेरे इंट्रो में गलती की मैंने, बॉडी पार्ट में ये 3 डायमेंशन थी मैंने तो 1 डायमेंशन लिखी है, और मैंने बहुआयामी दृष्टिकोण में डेटा वगैरह यूज किया नहीं किया, फिर मेरा निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव, भविष्योन्मुखी, रचनात्मक, चेतावनी भरा, कैसा मेरा निष्कर्ष है। बच्चे खुद ही चेक कर लेते हैं और वो बच्चे फिर आंसर मुझे टेलीग्राम पे भेजते हैं, पर्सनल चैट पे भेजते हैं, मैं उनको देख के बताता हूँ मोटा मोटी हाँ ठीक है सही है, कॉपी चेक करने की मुझे नीड नहीं पड़ती, बच्चे खुद ही चेक करते हैं, हाँ मैं रिव्यू करता हूँ, ये हमारा प्रोसेस है। तो आपको लगता है कि आपको मेरे साथ आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि 5 मेंस देने और 4 इंटरव्यू तो ऐसे तो नहीं दिए, मजाक में नहीं दिए, हार्ड वर्क से दिए, मेहनत से दिए, वही हार्ड वर्क मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आइए हमारे साथ जुड़े। अभी एक एस्थेटिक्स का बेस शुरू हो गया जिसको तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आंसर राइटिंग होगी, अलग है एस्थेटिक्स का। एक हिंदी साहित्य के आंसर राइटिंग अलग मेंटर है, और एक जीएस की आंसर राइटिंग है जिसमें चारों जीएस और निबंध है जिसको मैं करवा रहा हूँ। तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपने ऐप पर देखना, कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। यदि आपको नीड है 2026 में 27 में तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। हम तो दिन भर इनमें लाइव क्लासेज में बच्चों के लिए बिजी रहते हैं, अभी और काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, अपना अनुभव शेयर करना है, सिंपल सी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद समाप्त कर दिया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप इंडिया का जब मैप बनाते हो उसमें हम दिखाते हैं कि वामपंथी उग्रवाद का कहाँ कहाँ विस्तार था। एक समय लगभग 111 जिलों में था, अभी ये सिमट के लगभग 50 से नीचे आ गया, और 2026 तक तो गृह मंत्रालय, आपने रिपोर्ट देखी होगी, वो लगभग समाप्त कर देगा। तो मैं इंटर में ऐसे लिखता, फिर एक इंडिया का मैप बनाता कि भारत में कहाँ कहाँ वामपंथी उग्रवाद है, और 2 मैप बनाता, एक मैप नहीं बनाता, 2 मैप बनाता कि एक समय आज से 10-15 साल पहले देखे 10-11 जिलों में, नेपाल से लेकर, कहाँ से उसका बोला भी जाता है, नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक उसका विस्तार है, लेकिन अभी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। भारत सरकार के प्रयास सिक्योरिटी को लेकर, आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डेवलपमेंट के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं वहाँ पे। लोगों के आजकल शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है, लोगों को रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं, काबिल बनाया जा रहा है उनको, तो अपने आप नक्सलवाद धीरे धीरे दूर होने लग गया। साथ में सिक्योरिटी, अपना जो सिक्योरिटी प्रबंधन हो रहा है वो भी काफ़ी, निगरानी तंत्र बढ़ गया है, सूचना काफ़ी बढ़ गई है उसमें। तो सरकार ने घोषणा की है। तो आप इसे क्या समझते हो, वामपंथी उग्रवाद से क्या समझते हो, डिट्टो अपने नोट्स में है। लगभग जो मैं नोट्स हैंड दे रखे उसमें दिया हुआ है, मैप भी बनाया हुआ है, तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है, जनता प्रभावित है वहाँ की, ठीक है, और उसको कैसे समाप्त करने, सरकार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, उपाय क्या क्या हो सकते हैं। उपायों में संस्थागत उपाय क्या है, यानी डिफेंस सिस्टम। दूसरा, तकनीकी उपाय क्या है, ड्रोन इनसे निगरानी रख रहे हैं, कहाँ पे उनका समूह है। तीसरा, उनकी सप्लाई चेन को बाधा करेंगे, कहाँ से उनको हथियार मिल रहे हैं, कैसा उनका संबंध नार्को टेररिज्म के साथ में, कैसा संगठित अपराध के साथ में। चौथा, डेवलपमेंट, यानी लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी व्यवस्था करेंगे। पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा अच्छा होगा। छठवां, समावेशी विकास के और क्या क्या पहलू आ सकते हैं, एनजीओ की वहाँ भूमिका क्या हो सकती है, मीडिया की भूमिका क्या हो सकती है, जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका हो सकती है। 10 पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। लैंगिक समानताएं, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, जनजातीय जो स्थानीय संस्कृति है उनके ज्ञान का इस्तेमाल करना, ये सारे कीवर्ड है, ये उपाय कर सकते हैं। तो कहाँ से फिर डेवलप होगा भाई, उग्रवादी घटनाएं तभी तो होती है, या नक्सलवाद तभी बढ़ता है, लोगों को लगता है कि हमारे साथ स्टेट सही न्याय नहीं कर पा रहा है, हमारे साथ पुरातन ऐतिहासिक तौर पे हमारे साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय को तो अब कम करना है, जस्टिस देना है। अच्छा, न्यायपालिका की भूमिका ये भी आता है, न्याय जस्टिस डिलीवर करना है, वो भी तेज़ी से, जितने भी पेंडिंग केसेज है उनको कम करना है। तो ऐसे करके मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ना है। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए। मुझे नहीं लगा है अभी मैं आपके साथ ये पेपर लिखने बैठा तो मुझे इतनी दुविधा नहीं होती कि एक भी क्वेश्चन ऐसा था नहीं था जो मेरी रेंज से बाहर था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास इतने वर्तमान में इतने डेटा, करंट एग्जाम्पल नहीं होंगे जितना मैं एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन अप्रोच तो अच्छी होगी ना मेरी। प्रॉपर मैं इंट्रो लिखूंगा, बॉडी पार्ट, डायग्राम्स, सारे डायग्राम प्रिपेयर है पहले से, कौन सा ऐसा नहीं है जिसमें डायग्राम मैं नहीं बना सकता हूँ। इवन साइंस और टेक का भी मैंने बताया था, वो टोको में कौन सी पद्धति है उसका डायग्राम बना सकते हैं, जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है उसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, नाभिक स्लेन का डायग्राम बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से पहला क्वेश्चन जो इकोनॉमिक था एसडीए इंडेक्स को लेकर था, फिर से इंडेक्स को लेकर है। किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आंकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार ये राज्य की विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीति को प्रोत्साहित कर सकता है। थोड़ा सा इसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, कई बार ये होता है ना, सरकार अपना जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा देखा होगा, सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा खर्च करिए, उधार लेकर खर्च करिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से, बैंकों से, या आरबीआई आप जानते हो कई सारे बॉन्ड लाके ये सब होता है। तो ये होता है कि कितना खर्च कर रही है, और कितना आप जानते हो कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार वहाँ से कितना कर राजस्व का अपना विस्तार कर रही है, कलेक्शन कितना उनका हो रहा है, ये सारे मुद्दे आते हैं इसके अंदर। तो भारत में राजकोषीय प्रदर्शन के आंकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, मुझे टेक्निकली नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इसके कंपोनेंट जरूर होंगे। इतने समझ बढ़ चुकी है कि हाँ इसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। जो राज्य की राजकोषीय समस्याओं को लेकर जो संकट आता है, बहुत सारे राज्यों के पास अपने वो नहीं होता ना, फंड नहीं होते, केंद्र पर डिपेंड रहते हैं, कई बार ऐसे संकट आते रहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों की बातें की होगी, कैसे वो अपना राजकोषीय घाटा कम करेंगे, प्राथमिक घाटा कम करेंगे, उनके लेकर बात हो रही है, कैसे वो फिजूल खर्ची कर रहे हैं उनको लेकर कम करेंगे,
कैसे वो एक रचनात्मक कर लगा सकते हैं या विकासात्मक कर लगा सकते हैं, कैसे आजकल सेस का इनका चलो वो तो केंद्र करता है, लेकिन ये होता ही है कहीं ना कहीं, किस प्रकार राज्य को विवेकपूर्ण तथा संपोषणी राजकोष नीति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसमें कहीं ना कहीं ये टूल होंगे कि जो राज्य मतलब अच्छा कार्य करेंगे उनके लिए कुछ छूट होगी, इंसेंटिव की बात होगी। मुझे इसके टेक्निकल नॉलेज के बारे में नहीं पता, ना मैं कोई गूगल करके आया हूँ, लेकिन मेरी अप्रोच होगी कि हाँ इसको मैं जानूंगा, आगे भी ध्यान रखूंगा, ऐसी कोई भी रणनीति आती है उसको मैं ध्यान रखूंगा इंडेक्स को लेकर के। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो करंट अफेयर से, कोई बेसिक ऐसा नहीं, केवल और करंट अफेयर से, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा में रहा होगा, ठीक है। लेकिन नॉलेज की थोड़ी सी इसमें लगा, मुझे कमी लग रही है, लेकिन आप लोगों को नहीं लगेगी, आप लोगों के पास नॉलेज है, करंट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं उत्पादन। देखो अभी हम पीला स्कीम का नाम ही ले रहे थे और पीला स्कीम कहाँ पे आ गई, ये प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम, ये पक्का पता था कब आएगी। ये बहुत अच्छी स्कीम है वैसे, कितना आप उत्पादन करते हो निर्यात के लिए तो आपको इंसेंटिव मिल जाएंगे बहुत सारी, आजकल इसमें काफ़ी सक्सेस हुई है, इसमें बहुत सारी स्कीम है, कई नई स्कीम जोड़ने की बात है, चाहे आप नए जो स्टार्टअप है प्रोडक्शन वाले उनके साथ जोड़ा गया है। एक DLI स्कीम है, डिजाइन लिंक्ड स्कीम है, जैसे वो इसमें काम कर रही है, चिप बनाने में हब बन रहे हैं ना, फेब बन रहे हैं जो, उसमें काम आ रही है। तो स्कीम को ध्यान रखो, DLI PLI ये सारी स्कीम काम आने वाली है। तो योजना के प्रकार की विचरण की बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे निर्यात बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, साथ में रोजगार, स्किल, टेक्नोलॉजी, ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। इसकी क्या उपलब्धियाँ, बिल्कुल उपलब्धियाँ रही है, पिछले आप इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है इन दिनों में, 1-2 साल में सबसे अधिक किसी की तारीफ हो रही है तो वो स्कीम है। इसके अंदर कितना निर्यात बढ़ा है, किस सेक्टर में बढ़ा है, किन किन सेक्टर को इसमें शामिल किया है, इसमें 10-12 मुझे याद है कितने सारे इसमें योजनाएं शामिल की गई थी, सेक्टर शामिल किए गए थे इसमें, और बाकी ऐसा कह रहे थे कि बहुत सारे सेक्टर को इसमें शामिल करने की नीड है। अच्छा इसमें देखो, इससे खुद ही पूछ लिया, परिणाम में सुधार किया जा सकता है, कार्यपति, इसमें किस प्रकार योजना का कार्यपति, तो इसमें वही होगा कैसे मतलब उसका निगरानी होती है, कैसे उनका आउटकम देखा जाता है, कैसे हम अन्य सेक्टर में इसको लागू कर सकते हैं, इसको लेकर काफ़ी इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घटते भूजल के लिए, अब देखो ये बहुत ही आसान है, आप नीति आयोग की या इनकी रिपोर्ट देखो, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया के डार्क जोन बनाए गए थे, इंडिया का मैप बना के मैं डार्क जोन दिखाऊंगा कहाँ कहाँ संकट है, मैं अपने वाले क्षेत्र की कैसे स्टडी लिख दूंगा कि आज से 10 साल पहले यहाँ 100-200 मीटर, 10-15 साल पहले 200 मीटर पर पानी था, आज 700 मीटर पर पानी है, ग्राउंड वाटर क्राइसिस आ गया। क्यों आ गया भाई, मशीनीकरण, जैसे बिजली 24 घंटे आ रही है, जैसे पंप जो ट्यूबवेल वाला पंप है, नलकूप है, उसका वह है, दूसरा नई नई फसलों का, बीजों का ये विकास में पानी वाली फसलों को ज़्यादा हो रहा है, तीसरा फिर ऐसे करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करें, कई सारे इसके कंपोनेंट है, ठीक है। तो उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कर, अब बहुत सारे मैं कारकों का परीक्षण कर सकता हूँ, जैसे क्या भूजल के बढ़ते कारण, इसका करूँगा एक, तो इसमें लिखूंगा जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, यानी नगरीकरण, शहरीकरण ये भी बढ़ेगा, जनसंख्या, पानी, शहरीकरण, औद्योगिकरण भी बढ़ेगा। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, पानी, सबकी डिमांड है पानी चाहिए। अब कोई सा भी सेक्टर, आप गंगा ये देखना, गंगा यमुना उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र देखना, वहाँ पे और पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के लिए खाना भी चाहिए, तो खाना चाहिए तो पानी भी चाहिए फसलों के लिए। इसके अलावा एक तो जनसंख्या हमने लिख दिया, दूसरा हमारा कृषि पैटर्न, कृषि पैटर्न कैसा है, जैसे हरित क्रांति वाला पैटर्न है, हरित क्रांति में क्या हुआ, ओवर पानी, जैसे इसमें कैसे स्टडी लिखूंगा, पंजाब हरियाणा वाली, पंजाब हरियाणा में सारे दिन बिजली की सब्सिडी दी गई फ्री वाली। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सब्सिडी याद आ गया तो सब्सिडी को एक पॉइंट बना लेंगे, सब्सिडी, इसमें विद्युत वाली सब्सिडी भी आएगी और साथ में इसकी खाद्यान्न सब्सिडी यानी खाद सब्सिडी वो भी आएगी। इससे क्या, कौन सी फसलें बोएंगे जो अधिक पानी का यूज़ करती है। कृषि वाले में भी वो एग्जाम्पल देंगे, जैसे गन्ना और ये सब एग्जाम्पल देंगे, जलदक्ष फसलों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये हो गया। और जनसंख्या हो गई, कृषि हो गई, सब्सिडी हो गई, आधारभूत ढांचा ये हो गया। टेक्नोलॉजी लिखेंगे, तकनीकी, तकनीकी में क्या हुआ, तकनीक बिजली और नलकूप, जब से नलकूप आया है तब से बहुत ज़्यादा मतलब पानी का यूज़ किया जा रहा है। मैं 10 फैक्टर लिख दूंगा आपको यहाँ पे, और केस स्टडी के साथ लिख दूंगा, विथ एग्जाम्पल लिख दूंगा, विथ डेटा लिख दूंगा। इंट्रोडक्शन में वैसे भी मैं नीति आयोग की एक वाटर कंपोजिट रिपोर्ट आई थी वो लिख दूंगा, या तो कि कितना कितना जल संकट आया, या फिर ये लिख देंगे डार्क जोन वाली रिपोर्ट लिख देंगे। एक बढ़िया सा इंडिया का मैप बना के तुरंत इंडिया का मैप बनाएंगे और कहाँ कहाँ डार्क जोन है। मैं अपने वाला पक्का दिखाऊंगा, जो बुंदेलखंड वाला, ये कई ऐसे डार्क जोन दिखा देंगे बीच में, जहाँ जहाँ जल संकट है, ग्राउंड वाटर इस वाले बेल्ट में तो पक्का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब हरियाणा वाला है, राजस्थान है, वहाँ पे पूरा दिखा देंगे। तो हो गया ना, उत्तरदायी कारक लिखिए, परीक्षण कर लिए डेटा के साथ में। भूजल की ऐसी चिंता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, लो भाई सरकार ने, क्वेश्चन क्या पूछा, सरकार ने क्या कदम उठाए, लो सरकार को पकड़ो। सरकार की अब देखो सरकार क्या क्या कर रही है। एक तो वर्षा जल संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है, वर्षा जल संरक्षण ये बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है। इसमें सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को पक्का लिखेंगे, जो क्या करिए, बूंद बूंद वो कह रहे हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको लेकर बात की गई है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, दूसरी आधारभूत ढांचा। भाई अब आधारभूत ढांचे में क्या, जैसे आजकल नहरों का इनका विकास हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जब सिंचाई आधारभूत ढांचा बढ़ेगा ना, नहरों का इनका विकास होगा, तो उससे फायदा क्या मिलेगा,
ग्राउंड वाटर पर हम डिपेंड कम करेंगे। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, हर में स्कीम आनी चाहिए अपनी, हर में स्कीम यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे हाँ फसलों को लेकर क्या हो रहा है, जैसे आजकल सरकार ऐसी फसलों का विकास कर रही है जो कम शुष्क शुष्क कृषि का विकास कह सकते हैं। और इसके अंदर देखो एक वो योजना है बूंद बूंद सिंचाई वाली योजना, इसमें है वो बूंद बूंद यानी जो इजराइल टेक्नोलॉजी में, इसमें इजराइल मॉडल लिखूंगा, इजराइल टेक्नोलॉजी से आजकल क्या हो रहा है, हम फसलें उगा रहे हैं। इसमें राजस्थान का एग्जाम्पल दूंगा कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जो ये बेर, झाड़ियाँ, अनार, इनकी कृषि की जा रही है। तो सरकारी तो ये संस्थागत प्रयास कर रही है ना, तो ये स्कीम आ जाएगी। और क्या कर रही है सरकार, टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल करो इसमें, तकनीकी आजकल ये जो आ रही है ना जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, इनमें क्या वो कम चाहिए, हमें पानी बहुत कम चाहिए, बूंद बूंद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अभी याद नहीं आ रही तो लिख सकते हैं सरकार के कदम। बजट में सरकार ने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सूचना है किसानों को। अच्छा सरकार की ये भी है, अच्छा एमएसपी भी लिखेंगे। एमएसपी क्यों लिखेंगे, देखो साबित करते हैं इसको। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों लिखेंगे, सरकार ऐसी फसलों को भी अब ना एमएसपी में शामिल कर रही है जो जैसे बाजरा, दालें, ये है ना जो कम पानी लेती है, तो इससे भी फायदा होगा ऐसे करके। और कुछ क्या कर सकते हैं फिर, जन जागरूकता के लिए बातें कर सकते हैं इसमें। देखो कम नहीं है कंटेंट यार, कंटेंट भरा पड़ा है, आराम से ऐसा कर सकते थे, इसमें अच्छा खासा कर सकते थे। हाँ एक बात बोलूँगा, रियल एग्जाम में लिखना आसान नहीं है जितना हम यहाँ कर रहे हैं ना। लेकिन जैसे मैं तो एक रियल एग्जाम की तरह ही कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ। 5 मिनट्स लिखे तो वो एक पद्धति बन जाती है लिखने की, है ना। और वो बच्चों में फिर मैं सिखाता हूँ कि ऐसे करना अपने को। आगे क्वेश्चन क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विस्तार का परीक्षण कीजिए। बहुत सारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है भारत में। कृषि को प्रोडक्ट को लेकर बात कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स इनकी बात कर सकते हैं, वनों के जो उत्पाद है उनको लेकर खाद्य प्रसंस्करण की बात कर सकते हैं। इसमें मैं एक इंडिया का मैप बनाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर विशेषकर जैसे पाइनएप्पल, फूल वगैरह ये हैं। मैं इधर उत्तर पश्चिम भारत का करूँगा तो जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हिमाचल, उत्तराखंड इनकी बात करेंगे, वहाँ पे जैसे सेव है, सेव के रस निकालना, उनसे कुछ जैम वगैरह बनाना। इधर पंजाब हरियाणा की बात करेंगे, दूध मिल्क बेस्ड प्रोडक्शन। हमारे राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेषकर दालों को लेकर, मसालों को लेकर इनकी बात की जा रही है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ चावल के उत्पाद या जो मीट प्रोडक्ट हैं, पोल्ट्री फॉर्म है या मत्स्य उत्पादन है, उनको लेकर इतने विचार है यार, कर सकते हैं। तो इन उद्योगों का परीक्षण कर सकते हैं। और देश की जीडीपी में इनका कितना योगदान है, टोटल कृषि जीडीपी का लगभग 17% योगदान है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक, मुझे अभी डेटा एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन जीडीपी में इनका 5 से 10% या जो भी 2-4% योगदान जरूर होगा। अभी भूल रहा हूँ, डेटा नहीं पता। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोजगारों के अवसरों में सृजित करें तो सरकार द्वारा किए गए उपायों को विस्तार से उल्लेख कीजिए। देखो रोजगारों के अवसर बिल्कुल होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपको पता है महिलाओं का बड़ा योगदान है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन, दूध प्रोडक्ट बनाना, साथ में जो मसाला है। राजस्थान में तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे यहाँ जो जिसमें महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसमें लगी हुई है। बाकी सरकार तो बहुत सारा इसमें उपयोग कर रही है। सरकार का सबसे बड़ा मुझे इसमें आता है जो सेज की स्थापना, आजकल सेज की स्थापना हो रही है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में, देखा होगा पंतजलि वाला, ये कौन सा देखा होगा, वहाँ पे विशेषकर टमाटर के इनके उत्पादों को लेकर कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी इसमें मैं नाम बोल रहा हूँ, विशेष मैन्युफैक्चरिंग जोन भी है कुछ ऐसे, वो भी बनाए जा रहे हैं। अब सरकार इसको क्या कर रही है, सरकार अपनी सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ये काम कर रही है इस पर। इसमें भी वो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस आएंगे। सरकार की टेक्नोलॉजी इसमें आएगी, सरकार क्या क्या इनोवेशन कर सकती है इनको लेकर। मानक जो फूड पैकेजिंग के जो मानक है ना, आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कैसे बनते हैं, कई सारे मुद्दे जिन पे आपको बात करनी है। चलो आगे है नैनो। अब देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग स्वास्थ्य में, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग फूड में, हेल्थ, इसके अलावा कृषि, शिक्षा किस में आज नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, किस में उपयोग करना है। तो क्वेश्चन क्या है, कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है। अब नैनो टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे याद आता है, अपने खेत में हम यूज करते हैं आजकल नैनो यूरिया और नैनो डीएपी हो गया ना काम। मतलब पहले हम जो यूरिया का इनका बड़ा सा बोरा लेके आते थे खेत से, मतलब बाजार से, अभी हम जेब में डाल के बोतल लेके आते हैं। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो किसने बनाया, इफ्को गुजरात, वहाँ से शायद उन्होंने बनाया, मुझे जो याद आ रहा है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर सकते हैं कैसे, मतलब आजकल छोटे छोटे उपकरण बन सकते हैं। ये बड़ी बात है भाई, पहले उपकरण बड़े बड़े होते थे, आजकल छोटे छोटे उपकरण भी होते हैं, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि पार्ट छोटे बन गए। जैसे आजकल छोटे छोटे ट्रैक्टर उपकरण आने लग गए हैं, हाथ से लोग चलाते हैं उसको, छोटे जोत के आकार समस्या हमारी उसमें नैनो टेक्नोलॉजी पर बने उपकरण हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, सीड भी अच्छा कुछ कोटिंग वगैरह कर सकते हैं उस पर, है ना, ताकि ये कीटाणु ये नहीं लगे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी को मिला दें तो कहीं ना कहीं ऐसे बीजों का हम विकास कर सकते हैं जो नया प्रोडक्शन, अधिक प्रोडक्शन, इनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्टर आ सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी कैसे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत फायदेमंद होगा भाई, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, किसान की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, वो अपने बच्चों पर निजी निवेश करेगा।
सस्टेन डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। आजकल ये जो ड्रोन वगैरह आए हैं वो भी काफ़ी नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। उनका किसान का समय बचेगा यार, वो अनेक कामों में अपना टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा। इसमें एक चीज़ नहीं है। इसके अलावा आजकल एआई का टेक्नोलॉजी, एआई को भी मिलाएंगे, कैसे उनका पूरी फसलों का मैप बना सकते हैं, कहाँ कोई रोग लगा हुआ है, कहाँ उसको पेस्टिसाइड करना है। किसान बैठे मोबाइल से तुरंत अपना रोबोट या वो क्या बोलते हैं ड्रोन का बटन दबाएगा, जाके वो पेस्ट वहाँ पे जाके पेस्ट कर देगा, मतलब जो कीटनाशक हो उनको मारने के लिए कुछ कर लेगा। तो इनको उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही है, लेकिन इनको लिखना उतना आसान नहीं है शब्दों में जितना बताना आसान है। ये क्या लिखा हुआ, स्टूडेंट ने लिखा है, पता नहीं क्या बनाया, खुद ही लिखा है। नैनो टेक्नोलॉजी का हो गया ना। फिर देखो ये लो भाई, भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर उद्योग, क्या बताऊँ आपको मैं, ये क्वेश्चन डिट्टो मैंने अपनी, जैसे अपना आंसर राइटिंग का बेस था लास्ट टाइम, मैंने यही करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत है, इनका खनन द्वारा शोषण होता है, खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है? ये देखो, ये के इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से खनन द्वारा होने वाली पर्यावरणीय समस्या है, ये तो बहुत ज़्यादा है। खनन चाहिए आप, जैसे ऐसे नाभिकीय वाले खनन होते हैं उनसे भी नुकसान होता है, रेडियो एक्टिव सारी चीज़ें होती हैं। ओपन छोड़ देते हैं, वहाँ पानी बढ़ता है, बहुत सारी डेंगू मलेरिया या और भी संकट, स्थानीय आजीविका को नुकसान, जैव विविधता को नुकसान, उनको लेकर इनमें आप बात कर सकते हो, ठीक है। उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। यूपीएससी को इनसे प्यार है, क्योंकि प्री के अंदर भी यही आया था। पेरिस समझौता 2015 के अंदर भारत की जलवायु वचनबद्धता पर समीक्षा लिखी था, बताइए कि किस प्रकार COP26 2021 में और दृढ़ता प्रदान की गई। इस दिशा में किस प्रकार पहली बार भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जो 2022 में पंचामृत, उसको लेकर लिख सकते हो आप इसमें कि हमने 2030 तक ये करना है, 2050 तक वो करना है, 2040 तक ये करना है, 2070 तक ये करना है। पंचामृत की इनकी बात करनी है जरूर, मिशन लाइफ की इनकी सबकी बात करनी है। तो इतना टफ क्वेश्चन है नहीं है। अपनी इन्वायरमेंट बुक में मैंने इसको टॉपिक को कवर करवाया है, उसमें हो सकता है वहाँ से, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अब क्वेश्चन आएगा, आंतरिक सुरक्षा। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रिय में कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? अब देखो ये क्यों आया, आपने देखा मणिपुर की हिंसा को लेकर, वहाँ अलग अलग जनजातीय लोगों की भूमिकाएं देखोगे आप, अलग अलग संस्कृति नरजातीय ये देखोगे, पड़ोसी राष्ट्रों की वहाँ पे क्या भूमिका है, चीन की, म्यांमार की इनकी क्या भूमिका है, वहाँ से नार्को टेररिज्म वाला वो कौन सा ट्राइंगल, या हाँ ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल वो गुजरता है, उसकी वजह से नुकसान है, हथियारों की सब आ जाएगा इसमें। इसके अलावा शांति समझौते वगैरह उनके इसमें बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटर सिक्योरिटी का इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समुद्री तटीय सुरक्षा की चुनौतियां, तो आगे बढ़ती चर्चा कीजिए। बिल्कुल ठीक है, ये भी सुरक्षा से लेकर है, इंटर सिक्योरिटी को लेकर है, चाहे वो तटीय सुरक्षा के लेकर बात करो। इसमें सुरक्षा एजेंसियों की बात कर सकते हो, क्या क्या मुद्दे हैं वहाँ पे, पहले आतंकवाद से लेकर इनकी बात कर सकते हो, तस्करी, मानव, ये सब इनकी बात कर सकते हो, हथियारों का, ड्रग्स का, इनका बात कर सकते हो। और चुनौतियाँ क्या है, उसमें चुनौती की जरूर बात करें कि क्या क्या संकट है, कैसे सुरक्षा का संकट है, कैसे मतलब तटों पर रहने वाली जो भी लोग हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह उनकी बात करना, ऐसे मुद्दों को लेकर आप बात कर सकते हो। तो ये भी 20 क्वेश्चन हो गए। और लगभग जो जैसे हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स बनाए, अब लग रहा है कि उन हैंड रिटन नोट्स के अंदर करंट का ऐड कर लें तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैं एनालिसिस करता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।